द टर्म रियलिज्म वॉज अपीयर्ड इन द 1850s। ठीक है, रियलिज्म इन अ डॉल हाउस हम पढ़ रहे हैं। द टर्म रियलिज्म वॉज अपीयर्ड इन द 1850s, इंक्लूड्स वर्क्स अबाउट वर्किंग क्लास लाइफ। ठीक है, तो ये टर्म जो था रियलिज्म का, ये 1850 में लिया गया। ठीक है, 1850s में लिया गया, और इट इंक्लूड्स वर्क्स अबाउट वर्किंग क्लास लाइफ। वर्किंग क्लास लाइफ के मतलब जो समय का 1850 के टाइम का जो वर्किंग क्लास था, मतलब जो कार्यशील जो लोग थे, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में बताने के लिए था। ऑर्डिनरी पीपल, जो समय के जो सामान्य लोग थे, उनके बारे में बताने के लिए था। एंड देयर एक्टिविटीज़, और उनकी जो भी वो काम करते थे, ठीक है, जो भी वो डेली लाइफ में करते थे, वही सब बताया गया था रियलिज्म में। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इवेंट, एक्शंस एंड कैरेक्टर्स एज दे एक्चुअली आर। ठीक है, इट इज़ यूज, ये यूज़ किया जाता था। ठीक है, रियलिज्म जो टर्म है, ये क्यों यूज़ किया जाता था? ताकि ये एक्शंस को दिखा सके, इवेंट्स को दिखा सके, कैरेक्टर्स के, ठीक है, जैसे कि वो एक्चुअल में है। ठीक है, उनके साथ जो रियल में घटित होता है, वही सब दिखाने के लिए रियलिज्म टर्म का यूज़ हुआ। ठीक है, रियलिज्म इन लिटरेचर इज़ कंसिडर्ड अपोजिट्स टू आइडलाइजेशन। ठीक है, और रोमांटिसिज्म। आइडलाइजेशन यानी कि ये भी एक लिटरेरी मूवमेंट था, और रोमांटिसिज्म भी लिटरेरी मूवमेंट था। ठीक है, तो आइडलाइजेशन में क्या होता था कि जो पोएट्स होते थे, वो अपनी एक जैसे अपनी जो जैसे बिलवेड वगैरह होती थी, ठीक है, तो उनको अपना आइडल मान लेते थे। ठीक है, और उसकी ब्यूटी को प्रेज़ करते रहते थे। और वैसे ही रोमांटिसिज्म में, ठीक है, रोमांटिसिज्म थोड़ा अलग हो गया, इसमें थोड़ा सा रेनाइसेंस वाला विचार आया। ठीक है, रोमांटिसिज्म में क्या हुआ कि लोग विभिन्न तरीके से सोचने के लिए मजबूर हुए। इट एम्स टू गेट पीपल अवेयर ऑफ द सोशल कंडीशन ऑफ द लोअर क्लास। तो जो रियलिज्म था, वो आइडलाइजेशन और रोमांटिसिज्म यानी कि जो विक्टोरियन एरा का टाइम था, उसमें ये थोड़ा अलग था। ठीक है, रियलिज्म, ठीक है, उससे थोड़ा अलग था रियलिज्म और आइडलाइजेशन और रोमांटिसिज्म से। इट एम्स टू गेट पीपल अवेयर ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ द लोअर क्लास। ठीक है, इसका एम ये होता था कि ये जो सोशल कंडीशन बता सके लोअर क्लास की। ठीक है, लोगों को पता चल सके कि सोशल कंडीशन क्या है लोअर क्लास की। मतलब लोअर क्लास यानी कि जो नीचे, यानी कि जैसे होता है ना, अपर क्लास है और लोअर क्लास। ठीक है, तो वही यानी कि उस समय की जो सामान्य जनता थी, उसके लाइफ को फोकस करके रियलिज्म में बताया जाता था। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि रियलिज्म माने रियलिटी। ठीक है, यानी कि रियल कंडीशन क्या होती थी। देखो, जैसे कि पहले के जो पोएट्स होते थे, जब रियलिज्म नहीं आया था, तो पहले के जो पोएट होते थे, वो लोग क्या करते थे, किंग क्वीन इन सब के बारे में बताया करते थे अपने ड्रामास में। ठीक है, तो ये कुछ अलग था, लेकिन उससे ये थोड़ा डिफरेंट है रियलिज्म। इसमें क्या होता था कि इसमें किंग क्वीन के बारे में नहीं, बल्कि इस सामान्य लोगों के बारे में बताया जाता था। जैसे लोअर क्लास के बारे में बता देंगे, उनकी सोशल कंडीशन के बारे में बता देंगे। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते थे? ऐसे ये जो रियलिज्म के जो ड्रामेटिस्ट थे, वो लोग ऐसा क्यों करते थे? बिकॉज नो वन टॉक्स अबाउट द सिचुएशन ऑफ लो क्लास। क्योंकि लो क्लास के बारे में कोई नहीं बोलता है, एंड देयर प्रॉब्लम्स, और उनके प्रॉब्लम्स के लिए भी कोई भी नहीं बोलता। ठीक है, दस लिटरेचर इज़ द ओनली मीन्स दैट हेल्प्स देम टू ओवरकम दिस हार्श पीरियड। ठीक है, तो लिटरेचर ही एक ऐसा ज़रिया था, ठीक है, एक ऐसा मीन्स था, ठीक है, जो दैट हेल्प्स देम टू ओवरकम दिस हार्श पीरियड, जो उनको क्या कर सके, इस हार्श पीरियड से ओवरकम करने में हेल्प कर सके। ठीक है, हेनरिक इब्सेन यानी कि हार्श पीरियड यानी कि उस समय की जो कठिन परिस्थिति थी, उससे उभरने के लिए बस लिटरेचर ही एक माध्यम था। ओवरकम करने के लिए बस लिटरेचर ही एक माध्यम था। Henrik Ibsen is one of the realists because all his works are influenced by the problem that people live in, so he called the father of realism.
because he takes ideas from reality and turning them into literary works. देखो, हेनरी गिब्सन कौन थे? वो एक रियलिस्ट थे. इज़ वन ऑफ द रियलिस्ट बिकॉज ऑल हिज वर्क्स, जितने भी उनके वर्क थे, आर इन्फ्लुएंस बाय द प्रॉब्लम. वो उनकी प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होते थे या उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते थे, प्रभावित होते थे, जो कि कॉमन पीपल होते थे. ठीक है. द जो कि क्या लिखा है, हेनरी गिब्सन इज़ वन ऑफ द रियलिस्ट बिकॉज ऑल हिज वर्क्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉब्लम दैट पीपल लिव इन, सो ही कॉल्ड. इसीलिए माने कि जो लोग खुद क्या करते थे, उस समय के जो लोग जो होते थे, वो जो फील करते थे, जो जिस कंडीशन में वो लिव, यानी कि वो जिस कंडीशन में वो रहते थे, ठीक है, उस परिस्थिति को बताने के लिए, उस कंडीशन को बताने के लिए हेनरी गिब्सन ने रियलिज्म का प्रयोग किया. ठीक है, यूज़ किया. सो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ रियलिज्म, बिकॉज ही टेक्स आइडियाज़ फ्रॉम द रियलिटी एंड टर्निंग दैम इनटू लिटरेरी वर्क्स. क्योंकि वो आइडिया लेते थे रियलिटी से, ठीक है, और फिर उनको लिटरेरी वर्क में बदल देते थे. ठीक है, टर्न कर देते, यानी कि बदल देना. ठीक है. सीकिंग टू डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्व दैम. ठीक है, सीख यानी कि खोज. ठीक है, सीकिंग टू डिस्कस दीज प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व दैम. सबसे पहले वह उन प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, बताते थे हमको, एंड देन सॉल्व दैम. उसके बाद क्या होता था कि उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कैसे सॉल्व करना है उन प्रॉब्लम्स को, ये भी बताते थे. ठीक है. इन एडिशन हिज वर्क्स आर नॉट विदाउट द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिटेल्स. ठीक है, तो उनके जो क्या होता था कि पहले तो वो हमें प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कराएंगे. ठीक है, मतलब वो बताते थे कि जो लोअर क्लास थी उनके क्या प्रॉब्लम्स होती थी. ठीक है, एंड देन वो बताते थे कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दैम. ठीक है, मतलब वो तरीका बताते थे. ओके ओके. कहाँ गया. उसके बाद वो क्या करते थे, इन एडिशन हिज वर्क्स आर नॉट विदाउट द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिटेल्स विच मेक दैम मोर रियलिस्टिक. यानी कि अब क्या होता था, इसके वर्क जो होते थे उनमें इसके साथ ही इन एडिशन हिज वर्क्स आर नॉट विदाउट द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिटेल्स विच मेक दैम मोर रियलिस्टिक. यानी कि वो ऐसा प्रिसाइज, मतलब शॉर्ट कह सकते हैं हम. ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते थे वो ऑफ द डिटेल्स विच मेक दैम मोर रियलिस्टिक, ताकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे. जैसे कि हम डॉल हाउस में भी देख सकते हैं उनके प्ले में. ठीक है, वो कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन देते हैं जिससे कि वो रियलिस्टिक लगे. ठीक है, ऐसा प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, डिटेल्स का. ठीक है, ताकि जो प्ले है हमारा वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है. ठीक है, मोर रियलिस्टिक लगता है. दिस ऐसे इज़ गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द प्लेज रिटन बाय हेनरी गिब्सन. ठीक है, ये जो ऐसे है, ठीक है, ये जो भी है लिखा हुआ, तो ये डॉल्स हाउस के बारे में डिस्कस करेगा. देखो, अब डॉल्स हाउस में रियलिज्म कहाँ है. अ डॉल्स हाउस प्ले वॉज वन ऑफ द प्ले दैट अराउज्ड इंटरेस्ट अमंग मैनी पीपल इन 20th सेंचुरी. डॉल हाउस एक ऐसा प्ले था ना, डॉल्स हाउस, जो कि जिसने क्या किया, जब ये पब्लिश हुआ, ठीक है, तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. अ डॉल्स हाउस प्ले वॉज वन ऑफ द प्ले दैट अराउंड इंटरेस्ट अमंग मैनी पीपल इन 20th सेंचुरी. बिकॉज मतलब बहुत लोगों ने इस पर इंटरेस्ट लेना शुरू किया 20th सेंचुरी में. बिकॉज क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस दैट डिस्कस्ड अनएक्सपेक्टेड इश्यूज सच एज द इशू ऑफ फेमिनिज्म, इंडिविजुअलिज्म एंड फाइनेंसेस. यानी कि ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ, क्योंकि इसने फेमिनिज्म के बारे में डिस्कस किया, इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद, यानी कि कह सकते हैं कि व्यक्ति की क्या अंदर क्या मतलब डिस्कवरी कह सकते हैं, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, इंडिविजुअलिज्म के बारे में उन्होंने बताया. स्वयं की खोज, यानी कि तुम स्वयं क्या हो, दैट व्हाट यू आर इन रियल. ठीक है, एंड फाइनेंसेस
इनके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तुम्हारी सेल्फ डिस्कवरी के बारे में और फाइनेंसेस के बारे में बताया, ठीक है। और फेमिनिज्म के बारे में बताया। फेमिनिज्म माने वो होता है जहाँ पे जो पुरुष और जो महिलाएं होती हैं उनके राइट्स के बारे में बात करी जाती है, ठीक है, कि वो इक्वल है, ठीक है। महिलाओं के राइट्स के बारे में बोला जाता है कि पुरुष और महिलाएं जो है वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे बस सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो फीमेल लोग हैं बस उन्हीं के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। उन्हीं का सपोर्ट नहीं किया जाता है, इसमें दोनों पक्षों का सपोर्ट किया जाता है, पुरुष का और महिला का, दोनों का, ठीक है। अब देखो, तो इसमें ऐसे अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ के बारे में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, उन टॉपिक्स के बारे में बात किया, फेमिनिज्म, इंडिविजुअलिज्म और फाइनेंसिस के बारे में, ठीक है। यानी कि पैसे के लेन देन, ठीक है, कि बहुत जगह हम देख सकते हैं इस पोएम में ऐसे फाइनेंसेस के बारे में उन्होंने बोल रखा है। क्योंकि ये जो क्या है, ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है, ये क्या है, ड्रामा तो नहीं, हाँ, ये जो प्ले है ना, इसमें क्या है कि जो नोरा हैमर होती है वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है, और जो उसका हस्बैंड होता है वो उसको क्या देता है, उसका जो हस्बैंड होता है वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, मतलब कह सकते हैं जो उसका हस्बैंड होता है वो उसको पैसे देता है और उसको अपने ही तरह से ट्रीट करता है। मतलब जब उसे मन किया तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, और जब उसका मन भर गया, ठीक है, तो मतलब जब उसे बुरा लगा तो उसने उसके साथ बुरा ट्रीट किया, ठीक है। यानी कि वो उसके साथ कभी भी कैसा भी व्यवहार कर सकता था। ओके, देखो, नोरा इज़ द फेमस फेमिनिस्ट इन लिटरेचर ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में नोरा जो है वो फेमस फेमिनिस्ट है, ठीक है, लिटरेचर में। Because she refuses to live the rest of her life belonging to her husband Torvald and carry out his orders without asking herself if she wants this or not। यानी कि कह रहे हैं कि जो नोरा है वो एक फेमस फेमिनिस्ट है, ठीक है, एक ऐसी कैरेक्टर है, ठीक है, जो फेमिनिज्म को शो करती है, ठीक है, इन लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर ऑफ द 20th सेंचुरी। बिकॉज शी रिफ्यूजेस टू लिव द रेस्ट ऑफ हर लाइफ बिलोंगिंग टू हर हस्बैंड टॉरवाल्ड। क्योंकि वो टॉरवाल्ड के साथ, यानी कि जो उसका हस्बैंड है वो उसके साथ ज़्यादा मतलब आगे की लाइफ को स्पेंड करना नहीं चाहती है। ओहो, 2% हो गया, ठीक है। क्योंकि वो अपने हस्बैंड टॉरवाल्ड के साथ ज़्यादा लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहती, मतलब बाकी की लाइफ। और लास्ट में प्ले में ऐसा ही होता है कि जो नोरा हैमर होती है वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, ठीक है। एंड वो अपने हस्बैंड पे अब डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, ठीक है। और वो अपने राइट्स के बारे में जान लेती है, ठीक है। वो उसको एहसास हो जाता है कि वो एक मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और वो अब खुद से जी सकती है, वो किसी के भी क्या बोलते हैं उसको, वो किसी के भी किसी के ऊपर वह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, कोई भी उसके ऊपर रूल नहीं कर सकता है। जैसे कि उसका हस्बैंड टॉरवाल्ड भी उसके ऊपर जो रूल करता था, ठीक है, तो अब वो उसके रूल को मतलब सहन नहीं करना चाहती है, ठीक है, सिंपली। एंड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स विदाउट आस्किंग हर सेल्फ इफ़ शी वॉन्ट्स दिस और नॉट। यानी कि अब वो उसके ऑर्डर को, यानी कि वो कैसे ऑर्डर करता था उसको और ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि वो उसकी पेट होगी, तो वो ऐसा मतलब वो अब उसके ऑर्डर को नहीं मानेगी, वो डिसाइड कर लेती है, ठीक है, विदाउट आस्किंग हर सेल्फ इफ़ शी वॉन्ट्स दिस और नॉट। यानी कि कह रहे हैं कि पहले जैसे वो करती थी, प्ले में हमें स्टार्टिंग में दिखाते हैं पूरे प्ले में कि वो कैसे अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स का पालन करती है, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर को मानती है, ठीक है, बिना ये पूछे कि उसे ये पसंद है या नहीं पसंद है, ठीक है, उसे ये करना अच्छा लगता है या नहीं, ठीक है, उसे करना चाहिए या नहीं। थ्रू आउट द प्ले हम देखते हैं नोरा हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। पूरे प्ले में हम देखते हैं जो नोरा है हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह उसे ट्रीट नहीं किया गया है विद अ वैल्यू और रिस्पेक्ट, बट शी वॉज नॉट अवेयर, ठीक है, कह सकते हैं कि
उसको कोई वैल्यू नहीं दी गई, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, बट शी वॉज नॉट अवेयर कह सकते हैं. ओके, until her secret has been revealed about the money borrowed to save her husband's life. And here she realized that Torvald does not care about her. His क्या है priorities are sorry priorities, ठीक है, priorities जो है उसकी, his priorities are and reputation and appearance. Thus Nora decided to leave, look for herself and achieve her wishes. सिंपल हम इसे कह सकते हैं कि जो